वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज चाइल्ड अब्यूज़ पर, और आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मोहतरम बदियुज़्ज़मा भट्टी एडवोकेट और प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ सानी साहब। भट्टी साहब, चाइल्ड अब्यूज़ की निशानियां क्या हैं और इन पर अब आप रोशनी डालिए एज ए माहिर कानून। जी मियाँ इकबाल साजिद साहब, चाइल्ड अब्यूज़ की मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं। उसको हमने 5 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। उसमें सबसे पहली है जिस्मानी तशद्दुद की सूरतें। ठीक है। यहाँ पे मैं उससे पहले अभी प्रोफेसर साहब एक बात कर रहे थे कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो एक कनेक्शन है वो बड़ा ज़रूरी है। बदकिस्मती ये है कि हमारी सोसाइटी में इस पे तवज्जो नहीं दी गई। जो वालिदैन हैं वो यही समझते हैं कि रोटी कमाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हम अपना अदा कर रहे हैं, अब बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर एक वालिद या वालदा जॉब के सिलसिले में जाती है, कहीं काम करने के लिए जाते हैं, शॉपकीपर हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है कि वो उसके साथ साथ अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें। खाली कनेक्शन ज़रूरी नहीं है, इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, अभी जैसे सानी साहब ने फरमाया कि सिर्फ बच्चों को ऑब्ज़र्व करना ही कि वो खेल रहे हैं काफ़ी नहीं। बच्चे को किसी किस्म की अब्यूज़िव सिचुएशन का सामना करना उसे पड़ रहा है, वो फ़ौरन आपके साथ डिस्कस करेगा। एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जब आप बच्चे को उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएंगे, उसके लिए चलना दुश्वार होगा। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को अपने साथ मार्केट लेके जाएं, उनको शॉपकीपर्स के साथ बारगेनिंग और उनके साथ जो एक ख़ास लेवल पे वो एक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चीज़ें परचेज़ करने के हवाले से बात कर रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। उसके साथ उन्हें बात करने का सलीका आएगा, चीज़ें ख़रीदने का पता चलेगा। जब वो अपने वालिदैन को शॉपकीपर के साथ डायलॉग करते देखेंगे तो वो भी फिर उसी पिच और उसी टून को यूज़ करेंगे। अब होता यह है कि हमारे वालिदैन बच्चों को इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते और बाद में अकेला उन्हें शॉप पे भेज देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो शॉपकीपर्स, जैसे सर ने फरमाया कि हर जगह पे हर तरह के लोग मौजूद हैं, वो फिर उन्हें डाइवर्ट, उनकी तवज्जो जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स पे ले जाते हैं। इसी तरह जो जिस्मानी तशद्दुद है, ये अदम तवज्जुही की वजह से बच्चों पे जो वो हो रहा है, क्योंकि वालिद शॉप पे गए हैं, ऑफिस गए हैं, तवज्जो नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक जन्म लेगा। अब ये ज़ैनब केस है हमारा, बहुत रिनाउंड पाकिस्तान की हिस्ट्री में बदकिस्मती से ये केस रिपोर्ट हुआ। उसमें जो वालिदैन हैं वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं किसी खुशी गमी में शामिल होने के लिए, बच्ची घर पे अकेली है। अब आप खुद देखें, अंदाज़ा लगाएं कि भेड़िए तो सोसाइटी में हर जगह मौजूद हैं और आप फूलों जैसे बच्चों को घरों में, गलियों में, बाज़ारों में अकेले भेज रहे हैं बगैर उन्हें गाइड किए, तो फिर इस तरह के सानहात होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस्मानी तशद्दुद आपकी अदम तवज्जुही की वजह से होगा। आपके कहने का मकसद है भट्टी साहब कि बच्चे अगर छोटे लेवल से ऊपर आ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपका वालिदैन का ये हक है बच्चों पर, और बच्चों का ये वालिदैन पर हक है कि आप उनको बाकायदा मॉनिटर करें, बाकायदा उनको वॉच करें कि बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए हैं तो कर क्या रहे हैं। आपने टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन उन्हें लेके दिए हुए हैं, कौन सी गेमें खेल रहे हैं, कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि इनको प्रॉपर जब वॉच नहीं करेंगे, आपकी ग्रिप उनके ऊपर नहीं होगी, तो फिर ऑटोमेटिक वो गलत साइड पे मॉनिटरिंग फ़र्ज है वालिदैन का जी। ठीक है, ये हो गया जिस्मानी तशद्दुद। अब दूसरा है इमोशनल, जज्बाती या साइकोलॉजिकल जो उन पे असरात आते हैं। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात हम बच्चों को किसी चीज़ पे डराते हैं, बाज़ औक़ात डराते हैं, फिर बाज़ औक़ात धमकाते हैं, उसका असर बच्चों पे बड़ा नेगेटिव आता है, उसका फ़ायदा फिर दूसरे लोग भी उठाते हैं। तो बच्चों को डराना और धमकाना, इसका एक तरीके हैं।
अब चूंकि हमारी सोसाइटी पे तो इन चीज़ों पे, इन एथिक्स पे, इन निकात पे तो गौर ही नहीं किया जाता, काम ही नहीं हुआ। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि बच्चों में इस तरह का जो एक हालात हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तीसरी बड़ी अहम चीज़ जो है वो है जिस्मानी नज़रअंदाजी। उसमें जब आप किसी बच्चे को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक कुछ चीज़ फराहम नहीं करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, किसी को पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए या खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो वालिद अगर बच्चे की वो ज़रूरत पूरी नहीं करेगा तो फिर उसकी वालदा उसको हेल्प आउट नहीं करेगी, तो वो अपनी उन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ऐसे जगहों पे जाएगा जहाँ पे फिर उसको अब्यूज़ किया जाएगा। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस तरह के मामलात में, इस तरह की सिचुएशन में पड़ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि फैमिलीज़ को इस तरह अकोमोडेट किया जाए कि उनसे जो परवान चढ़ रहे हैं नस्ल, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और हर हवाले से उनको सिक्योर किया जाए। इस हवाले से जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो इतने मौसर नहीं है। इनको मज़ीद अभी काम करने की ज़रूरत है, तभी पाकिस्तान जो है वो एक लीडिंग पोजीशन में आएगा। यहाँ पे चौथी जो बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो है जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर बच्चों को आपने मॉनिटर करना है। इसके साथ साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ और मुस्बत तवज्जो की बड़ी ज़रूरत होती है बच्चों को। अब जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है और मुस्बत तवज्जो है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चे ऐसे माहौल में परवान चढ़ेंगे जहाँ पे हर कदम कदम पे उनके लिए मसाइल हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल जन्म ले चुका है और एक ऐसी नेगेटिविटी पाई जाती है, तो बच्चों के लिए सर्वाइव करना वहाँ पे मुश्किल होगा। लिहाजा यहाँ पे जो हमारे ह्यूमन राइट्स फोरम्स हैं, इसी तरह पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसको अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और आगे चल के वही बच्चे फिर उस कौम का जो है वो मुस्तकबिल होते हैं। इसका मतलब है आपके कहने का कि इस पे बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च वर्क की ज़रूरत है, काम और एग्जीक्यूशन, तो उसके बाद उस पर रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती है ना वो बहुत अरसे से उस पर काम हो रहा होता है। अब जैसा कि पाकिस्तान को बने हुए 74 ईयर्स हो गए हैं, हमारे पास लातादाद कवानीन मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है वो शेल्फ्स में पड़े हुए हैं। जो हमारे अदारे हैं वो इनको एग्जीक्यूट करने से गुरेज़ा हैं। उसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो उनकी नाअहली हैं, उनकी नालायकी हैं। एग्जीक्यूशन वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक कैपेबल मैन पावर की ज़रूरत होती है जो उन कवानीन को अप्लाई करें। और जब आपके पास इस तरह के लोग होंगे जो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर मुआशरे को के बिगाड़ को आप रोक नहीं सकते। यहाँ पे मियाँ इकबाल साहब मैं कुछ चीज़ें और इजाफा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें पता होना चाहिए कि चाइल्ड अब्यूज़ की कौन से ऐसी निशानियाँ हैं जिन्हें हम मोनीटर करके देख कर असेस कर सकते हैं कि बच्चा जो है ये किसी परेशानी में मुब्तला है। उसमें मैं मुख्तसर सी बातें अर्ज़ करता चलूँ। इसमें फ़िज़िकल अब्यूज़ की कुछ निशानियाँ मैं अर्ज़ करता हूँ, इसी तरह नज़रअंदाज किए जाने वाली कुछ निशानियाँ जो हम इग्नोर कर देते हैं, यार ये पैटी इशू है, इस पर आप तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जिनसी तशद्दुद की कुछ निशानी हैं। उसमें जो फ़िज़िकल अब्यूज़ की जो निशानियाँ हैं उनमें आप अपने बच्चों, जब आपके पास बच्चे खेल कूद रहे हों या आपके पास बैठे हों, तो आप उनको जब ऑब्ज़र्व करें तो उनके बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब बच्चे के साथ कुछ इस तरह का अब्यूज़िव वर्क हुआ हो तो उनके चेहरे पे, उनकी कोहनियों पे, उनके बॉडी पार्ट्स पे कहीं ना कहीं ज़रबात होते हैं, उनके नेक पे, उनके चिक्स पे कुछ इस तरह के निशानात होंगे जिनको वो बयान करने से गुरेज़ा होगा। लिहाजा आप ये सारी चीज़ें उसके चेहरे पे लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन आप इग्नोर किए जा रहे हैं, तो यकीनन कोई ये बड़े साने की तरफ जाएगा। इसी तरह कुछ ऐसी गैर मामूली जो हैं चीज़ें अगर आपसे सरजद हो रही हैं बार बार, उसमें ये है कि आप प्रॉपरली उनको हाइजेनिकली फूड नहीं प्रोवाइड कर रहे,
आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मुहैया नहीं कर रहे, आप कपड़े पहनने के लिए उसे साफ़ सुथरे नहीं दे रहे। मैं बहुत महंगे कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मुनासिब कपड़े, और इसी तरह उसकी सेहत का आप ख्याल नहीं रख रहे। तो ये वो सिम्टम्स हैं, ये वो निशानियां हैं जो ज़ाहिर कर रही हैं कि बच्चा जो है उसके साथ ज़्यादती हो रही है। इसी तरह जब जो बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं, उनमें देखने में ये आया है कि उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम, दुश्वारी हो रही होती है। अब एक बच्चे को चला नहीं जा रहा, उससे बैठा ठीक तरीके से नहीं जा रहा, और आप ये गुमान करें कि शायद इसे कोई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं, उसे प्रॉपरली आप मेडिकली एग्जामिन करवाएं। आप अगर आप समझ रहे हैं कि उससे कुछ उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्वालिफाइड तबीब को विज़िट करें। इसके अलावा आप अपने कानूनी जो माहरीन कवानीन हैं, आपके इलाके में लॉयर्स मौजूद हैं, आप उनसे डिस्कस करें कि हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो रही है, हमारे साथ हमारे बच्चे को इस तरह उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। एक चीज़ आखिरी जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में चाइल्ड अब्यूज़ के मुतालिक अवेयरनेस ना होने के साथ साथ हम जो वालिदैन हैं वो इसको एक गैर अखलाकी अमल समझते हुए इसको ऑन एयर या इसको ओपन करने से गुरेज़ा होते हैं। वो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, वो उसमें लॉ अथॉरिटीज़ हैं उनको इंगेज नहीं करना चाहते। उनको ये शर्मिंदगी का ख़दशा होता है कि इसमें हमारी शायद इज़्ज़त और कम होगी, हमारी बेइज्जती होगी। मैं समझता हूँ कि जो कानून होता है किसी भी मुल्क का, ये आपकी बेहतरी के लिए बनाया गया होता है, और अगर आप लोग इस कानून को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपकी मदद नहीं कर सकेगा। लिहाजा कवानीन को जानिए, कवानीन के मुताल्लिक़ पढ़िए और उसको उनको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। और यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में जो बच्चों से मुताल्लिक़ जो वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं कि हम उन कवानीन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ सानी साहब, जिस तरह मोहतरम बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब ने डिटेल से बताया कि हमें वालिदैन को भी और बच्चों को भी हर लिहाज से अवेयरनेस होनी चाहिए, और वालिदैन की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ों पर गाइडलाइन दें कि आपने कैसे मार्केट जाना है, उनको सुपरवाइज़ करें और उन्हें सिखाएं। मेरा आपसे सवाल है कि बुलिंग एक संगीन और इखलाकी बुराई है, इससे कैसे निपटा जा सकता है या इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये बहुत ही क्रूशल सवाल है। इसके सलूशन के तौर पे मेरे ज़हन में कुछ तजावीज़ हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने इसकी रीज़न्स बताते हुए आपको कहा कि बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, जिसमें पबजी का मैंने ज़िक्र किया, और दूसरी भी बहुत सी गेमें हैं, और साथ में मीडिया के ऊपर जो वो वायलेंट कंटेंट देखते हैं जिससे उनके रवैयों में तशद्दुद परवान चढ़ता है। एक तो उनका एक्सपोजर इस साइड पर कम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को रिप्लेस आप करेंगे फ़िज़िकल गेम्स के साथ, फ़िज़िकल स्पोर्ट्स के साथ। जब बच्चे ग्राउंड में जाके फ़िज़िकल स्पोर्ट्स करते हैं, अगर उनके बीच में ऐसी कोई नेगेटिविटी आ जाती है, एग्रेशन होता है, तो वो स्पोर्ट्स में कंज्यूम हो जाती है एनर्जी। जो खेलते हैं ना, खेल के अंदर भी एक कंपटीशन होता है ना, सेंस ऑफ कंपटीशन होता है। जो आपकी मुखालिफ टीम है वो एक ऑन अ लाइटर नोट आपकी दुश्मन होती है ना, बिल्कुल। तो आप उसको जब बीट कर देते हो, हरा देते हो, तो बहुत ज़्यादा आपके जो उस तरह के जज्बात होते हैं ना, नफ़रत के, ये बुली करने वाले, वो वहीं सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एक तो फिज़िकल गेम्स की तरफ बच्चों को लेकर आना चाहिए, ना कि इनडोर बैठ के खेलने वाली मोबाइल से वो गेम। दूसरा, पेरेंट्स की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए कि इस चीज़ की बच्चों को अवेयरनेस दें अपने घरों के अंदर कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर आपको कोई बच्चा, आपसे जो बड़ा बच्चा है, अगर तंग करता है, हरासा करता है, या आपका उल्टा नाम लेता है, फिज़िकली हर्ट करता है या टच करता है, तो आप हमें आके बताएं। यहाँ मैं एक नुक्ते पे जोर देना चाहूँगा। एक होता है प्रॉब्लम शेयरिंग कल्चर। हमारे घरों में प्रॉब्लम हाइडिंग कल्चर होता है। बच्चा कुछ गलत कर रहा है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो घर आके हाइड कर लेगा, छुपा लेगा। क्यों? क्योंकि बाबा को बताया तो पिटाई हो जाएगी, माँ को बताया तो वो भी डांटेगी, ये सुनेगी नहीं सही तरह से, तो लिहाजा छुपा लिया जाए मसला। इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है प्रॉब्लम शेयरिंग कल्चर के साथ। अपने बच्चों को इनकरेज करें, कुछ भी बाहर होता है फ़ौरन आगे घर में शेयर किया करें। अगर आपको किसी ने हर्ट किया, कोई बुरा लफ्ज़ बोल दिया है, कोई आपके बारे में कमेंट पास कर दिया है, तो फ़ौरन आके बताया करें। और वो तब बताएंगे जब आपकी उनके साथ स्ट्रॉन्ग
बॉन्डिंग होगी, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होगी आपके उनके साथ, एक दोस्ताना माहौल होगा, फिर वो बच्चे शेयर करेंगे। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं अपनी बाकी दीगर मामलात को भी बड़ी खुशी से वालिदैन से शेयर करते हैं, लेकिन बुलिंग के मामलात को शेयर नहीं करते। ठीक है, एक तो एक शाइनेस का एलिमेंट भी होता है उनके पार्ट पर, और दूसरा ऑन द अदर साइड वालिदैन की सख्ती का खौफ होता है कि उल्टा हमें ही डांटेंगे। तो ये आपने अपने बच्चों को थोड़ा सा ग्रूम करना है, उनको ट्रेन करना है कि अगर इन केस ऐसी कोई हैपनिंग्स होती हैं आपके साथ, फ़ौरन हमें आके रिपोर्ट करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो ये प्रॉब्लम शेयरिंग कल्चर बनाएं। ठीक है, अब हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस का मुजाहरा होता है, वालिदैन की तरफ से भी और तालीमी इदारों की तरफ से भी होता है। अब देखिए मियाँ साहब, मैं आपसे एक बात का जिक्र करूँगा। हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन का जिक्र तो बड़ा होता है हमारे हल्कों में। अब मुझे समझ नहीं आती, ये हमारे माशरे का सवाल ही नहीं है, ये मगरबी माशरे का सवाल है, ये किसी इस्लामी माशरे का सवाल ही नहीं है। हमारा सवाल तो ये है तरबियत नफ्स, बच्चे की किरदार साजी है, उसकी तालीम व तरबियत, उसकी तरबियत यानी कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तरबियत नफ्स है। लेकिन चूँकि हम तकलीदी ज़हन के लोग हैं, वेस्ट के अंदर सेक्स एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस है, तो हम समझते शायद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप बच्चे की नफ्स की तरबियत कर रहे हैं तो उसमें ज़ेली तौर पर कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन का सवाल भी एड्रेस हो जाता है, उसका भी आंसर मिल जाता है। लेकिन ये कोई बड़ी और ये कोई बड़ा सवाल नहीं है हमारे माशरे का। बड़ा सवाल है बच्चे की तरबियत, यानी कि तरबियत नफ्स, ये है सवाल। तो बच्चे की तरबियत के ऊपर वालिदैन को भी कंट्रीब्यूट करना है, इदारों को भी करना है। ठीक है, और माशरे में जो भी मॉरलिस्ट हैं, इस्लाही फलाही काम कर रहे हैं, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है। और तीसरी सजेशन के तौर पे मैं ये कहूँगा कि बच्चों का जो एक्सपोजर है उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि जो बच्चों को अब्यूज़ करने वाले, बुली करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत करीबी लोग होते हैं। उनमें उमूमन टीचर्स भी होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि टीचर्स हमारे काबिल एहतराम एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, लेकिन बुरे लोग हर जगह होते हैं, ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं। कुछ ऐसे एक दो लोग होते हैं जिनसे बच्चों को बचाना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो अब्यूज़र्स होते हैं उसमें टीचर्स हो सकते हैं, एक्वेंटेड होते हैं जो हमारे वाकफ़कार लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं। फिर उसके अलावा नेबर्स हो सकते हैं, नेबरहुड में हमारा बच्चा जाता आता है, हम उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि किन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेबर में जिस बच्चे से मिलने गया वो उम्र में हमारे बच्चे से कितना बड़ा है, अगर 5-6 साल का फ़र्क है तो सेफ़ नहीं है उसका इंटरेक्शन उसके साथ। हमेशा अपने बच्चों की इंटरेक्शन उनके एज फेलोज़ के साथ रहने दें, बड़े बच्चों के अंदर मिक्सअप ना करें, बड़े बच्चे हमेशा बुली कर जाते हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा मार्केट में बच्चों को ना भेजें, शॉपकीपर्स के पास उनका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो गाइडेड होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए, उनको सेपरेट ना भेजें। ठीक है, फिर इसके अलावा बच्चे अपनी उम्र से बड़े दोस्तों के साथ ना खेलें और अपनी उम्र से बड़े कज़न्स के साथ सेपरेट ना बैठें, बंद कमरे में टीवी देख रहे हैं। या हमारे घरों में कल्चर होता है कि खाला के बेटे आ गए हैं या चचा के बच्चे आ गए हैं, फैमिली मिलने आ गई है, तो वो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि बच्चों की एज डिफरेंस क्या है। हम उनको एक ही कमरे में सुला देते हैं कि चले बच्चे इस कमरे में सो जाते हैं, आप लोग उधर सो जाएं, हम इधर सो जाते हैं। अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि जब आप 6 साल के बच्चे के साथ 10 साल के बच्चे को सुला दिया हुआ है। ठीक है, चूँकि 10 साल के बच्चे की इमोशनल नीड्स और हैं, उसका माइंडसेट और होता है, उसका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है। छोटा बच्चा भी इनोसेंट होता है, उसके मामला और होते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो वल्नरेबल एज होती है ना, वो 6 से 15 साल होती है। ठीक है, इसमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक विजिलेंस और एक चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये मेरे नज़दीक 3 तजावीज़ हैं, अगर इन पे अमल किया जाए तो बुली और चाइल्ड एब्यूज़ जो कि आगे चल के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरतें इख्तियार कर जाती है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। आपके कहने का मकसद है प्रोफेसर साहब कि वालिदैन ने सबसे पहले बच्चों को सिखाना है उन्होंने कैसे परवान चढ़ना है। उसके लिए अगर वालिदैन सुबह उठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक बच्चा भी नमाज़ पढ़ेगा। वालिदैन टाइम से सोते हैं, टाइम से जागते हैं, तो बच्चा भी उसी तरह करेगा। और दूसरा ये है कि मुआशरे में जिस तरह वालिदैन उनके पेरेंट्स का रवैया है, घर पे कोई मेहमान आता है, कोई मिलने के लिए आता है, तो बच्चों को अक्सर घर वाले कहते हैं कि जाके बाहर बोलें कि वो वालिद साहब घर पे नहीं है, तो बच्चा ऐसे ही जाके बोल देता है। तो
तो असल में तो ग्रूमिंग घर से ही हो रही होती है। अगर नेगेटिव ग्रूमिंग करेंगे तो फिर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बच्चा परवान चढ़कर भी ऐसा ही बनेगा। अब हमारे हालात तो इस तरह के हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा स्कॉलर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने, लेकिन हम उसकी बेसिक जो नीड है स्पिरिचुअल, उस पे फोकस कर ही नहीं रहे। वो हम नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं कि ना तो प्रॉपर उसे गाइड कर रहे हैं और ना ऐसा माहौल दे रहे हैं। बच्चे के लिए वालिदैन, उसके वालिदैन जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। वो इमीडिएटली अगर किसी एडल्ट को देखता है अपने ज़िंदगी में, सबसे पहले उसके वालिदैन होते हैं, तो उन्हीं को वो आइडलाइज कर रहा था अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वालिदैन को एक अच्छे रोल मॉडल के तौर पर बच्चों के सामने बिहेव करना चाहिए। जी नाज़रीन, आज हमने चाइल्ड अब्यूज़ पर सैर हासिल गुफ्तगू की, जिसका ख़ुलासा यही है कि वालिदैन को अपनी पूरी तवज्जो अपने बच्चों पर रखनी चाहिए कि वो किस एरियाज़ में जा रहे हैं, कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं, और वो जल्द सोते हैं, जल्द जागते हैं सुबह, और उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप इंशाअल्लाह एक अच्छी और आला इखलाक और अच्छे किरदार वाली जनरेशन को प्रमोट करेंगे। मोहतरम बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब, आपका, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ सानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह फिर दोबारा नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।